नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पे। और पिछली वीडियो में हमने, जैसा कि आप लोगों को थियरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ बताया था और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, तो हमने बताया था कि अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज इसके बचे हुए पोर्शन और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हमारा ये जो अगला टॉपिक है वो है थियरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक फंक्शन। इसमें थियरी ऑफ इक्वेशन में जो अब हमें जो पढ़ना था, ये इसका दूसरा टॉपिक पढ़ना था, सिमेट्रिक फंक्शन, इजी सिमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए सिमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो उसका डेफिनेशन ये होता है कि अ फंक्शन ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा ऑफ एनी इक्वेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक व्हेन इंटरचेंज्ड एनी टू रूट्स इन इट डज नॉट अल्टर इट। मतलब ये है कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा कोई रूट्स है तो उसमें इंटरचेंज एनी टू रूट, अगर किसी भी दो रूट को इंटरचेंज करेंगे तो इसमें कोई भी अल्टर नहीं होगा, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक सेकेंड, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्यूबिक इक्वेशन का अगर रूट्स अल्फा बीटा गामा हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में, यदि हमें सिमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग समेसन। ये क्या है, समेसन। समेसन अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। उसी तरह से समेसन अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। समेसन अल्फा क्यूब की बात करें तो समेसन अल्फा क्यूब इज इक्वल टू होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। और उसी तरह समेसन अल्फा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का होता है अल्फा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दीज आर द सिमेट्रिक फंक्शन। एंड सिमेट्रिक फंक्शन किसका, अल्फा बीटा गामा। इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पहले अल्फ़ा है तो फर्स्ट स्टेप में अल्फ़ा होगा, अगले स्टेप में बीटा हो जाएगा, उसके अगले में गामा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ बीटा है तो पहले में बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फ़ा। जैसे ये एक इस तरह से एक चक्र बना लेते हैं, ये अल्फ़ा बीटा गामा। आपको याद करने में आसानी होगी। अगर पहले अल्फ़ा है यहाँ पे तो उसके बाद क्या आएगा, बीटा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, गामा आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पहले बीटा है तो बीटा के बाद अगला क्या आएगा, गामा, और गामा के बाद क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा। सिमिलरली जैसे ये है अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर तो अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे अल्फ़ा, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे पहले अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा। अगला क्या है, बीटा स्क्वायर है तो यहाँ बीटा स्क्वायर, जब ये बीटा स्क्वायर है तो इसके बाद क्या आएगा, गामा स्क्वायर, तो देखो यहाँ गामा स्क्वायर हो गया। अब जब यहाँ गामा है तो अगला क्या होगा, अल्फ़ा हो जाएगा। उसी तरह से आगे अगर यहाँ गामा है तो गामा, ये गामा हो गया, गामा के बाद क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा के बाद क्या आएगा, बीटा आएगा। और इस तरह से इजी सिमेट्रिक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। जैसे ये 3 रूट वाला है, अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसमें 4 रूट दिए हों तो उसका भी हम लोग ईजिली इसी तरह बना लेते हैं। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, अगर 4 रूट वाले हैं तो उसको कैसे बनाएंगे। सपोज करिए हमने ले लिया, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ बाई
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा गामा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए तो उस केस में जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? पहला ये होता है समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, जैसा मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस, अब यहाँ अल्फा है तो अब क्या आएगा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा, उसी तरह से प्लस गामा स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा गामा के बाद क्या आता है डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा, उसी तरह से लास्ट फिर ये देखो यहाँ पे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, तो अगला क्या होगा डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसके बाद इसी तरह से मान लो हमने अल्फा क्यूब दे दिया, समेशन अल्फा क्यूब, तो उसका होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। और इसी में एक फार्मूला भी होता है, ये फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स इन सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमें पता करना है कि यहाँ कितने टर्म्स हो रहे हैं, तो देखो कितने टर्म्स हो रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, जैसे यहाँ है 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए। तो इस तरह से इसका एक फार्मूला भी होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन सिमेट्रिक फंक्शन। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन सिमेट्रिक फंक्शन, इसके लिए फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन सिमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 डॉट डॉट, जिसमें n क्या है? n इज द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि जो भी इक्वेशन है उसके कितने रूट्स हैं वो n होगा। r क्या है? नंबर ऑफ रूट्स ऑकरिंग इन ईच टर्म ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, जो सिमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला ले रहे हैं उसमें कितने रूट हर टर्म में अकर कर रहे हैं, ये होता है r। p1 p2 क्या है? नंबर ऑफ रूट्स हैविंग सेम इंडिसेज, जिसके सेम इंडिसेज हों वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग p1 p2 बोलते हैं। अब इसके बाद जैसे एक एग्जांपल ले लें, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसका रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा है। अगर हमें सिमेट्रिक समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालनी है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो देखो सबसे पहले ये क्यूबिक इक्वेशन है, कितने इसके रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं, तो यहाँ क्या हो गया? फैक्टोरियल n की जगह 3 हो गए। अब इसके बाद ये है कि r मतलब कितने इसमें ऑकर कर रहे हैं, तो देखो इसमें 1 2 3 के तीनों ऑकर कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल n माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 माइनस 3। इसके बाद से p1 की वैल्यू कितने ऐसे हैं जो सेम इंडिसेज वाले हैं, तो देखो 2 ऐसे हैं जिसमें क्या है? सेम इंडिसेज है, तो फैक्टोरियल 2, और एक ऐसा है जिसमें कि इंडिसेज 1 है, तो फैक्टोरियल 1। सॉल्व करोगे 3, यानी इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसमें कितने टर्म आएंगे? 3 टर्म आएंगे। और वो पता है वो 3 टर्म क्या होगा? अगर उस 3 टर्म को हम लोग पता करना चाहे तो वो हो जाएगा, अभी देख लो जैसे मैंने बताया यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस बीटा स्क्वायर हो गया प्लस गामा स्क्वायर हो गया। यहाँ बीटा स्क्वायर है तो ये बीटा स्क्वायर हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा? यहाँ गामा स्क्वायर आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ गामा है तो ये गामा हो गया, गामा के बाद अल्फा आता है, अल्फा के बाद बीटा आता है, और इस तरह ये फॉर्मूला बन जाता है। ये साइक्लिक चलता है। साइक्लिक का मतलब एकदम साइकिल की तरह, साइकिल की तरह। अभी अभी जैसे हमने बताया था ये एक साइकिल बना ले और यहाँ हमने कर दिया अल्फा बीटा गामा, तो ये साइक्लिक चलता है। अल्फा के बाद हमेशा क्या आएगा? बीटा आएगा, और बीटा के बाद हमेशा क्या आएगा? गामा आएगा। तो ये 3 टर्म हमने दिखाया था, वो 3 टर्म कौन से होते हैं? ये और ये। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ टर्म इन सिमेट्रिक फंक्शन, मतलब किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन में कितने टर्म्स होते हैं। इस ये हमारा कॉमन रूट्स। इफ f(x)
एंड gx बी टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर आर इक्वल टू 1। मान लीजिए हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक fx है और एक gx है, और दोनों के जो डिग्री है वो या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है। अब इसके बाद लेट hx बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एक hx ऐसा पॉलिनोमियल है जो इसका क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब क्या होता है, GCD, जो हम लोग HCF निकालते थे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 0, gx इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। अगर हमें इसका कॉमन रूट फाइंड करना है, fx इज इक्वल टू 0 और gx इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल का कॉमन रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा, एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना होगा। जब हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड कर लेंगे तो उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का जो रूट्स होगा वही रूट्स इन दोनों का क्या होगा, कॉमन रूट्स होगा। यानी कहने का मतलब ये एग्जाम में ऐसा पूछता है, दो पॉलिनोमियल दे दिया, बोला कि इसका ग्रेटेस्ट दो पॉलिनोमियल दे दिया और वहाँ पूछ दिया क्या कि इस दोनों पॉलिनोमियल का जो कॉमन रूट है उसको फाइंड करो। वैसे फाइंड करने के अदर भी तरीके हैं। अदर तरीका क्या है, पहला पॉलिनोमियल है उसका पूरा क्या करो, उसके सारे रूट्स निकालो, फिर दूसरा पॉलिनोमियल है उसके भी सारे रूट्स निकालो, फिर दोनों के सारे रूट्स निकाल के तब देखो कि दोनों में कॉमन क्या है। लेकिन पता है अगर इस तरह सॉल्व करोगे तो ये कम से कम 1.5 या 2 पेज का क्वेश्चन होगा। और फिर मैं बार बार यही बताता हूँ कि किसी भी कंपटीशन में हमें क्या बचाना होता है, टाइम बचाना होता है। तो टाइम बचाने के लिए, और जो ये तरीका हमने बताया, इस तरीके से इसी क्वेश्चन को तुम मुश्किल से आधे पेज में सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया है, फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों क्यूबिक इक्वेशन है, और पूछ दिया कि इसके कॉमन रूट क्या है। अब कॉमन रूट निकालना है, तो निकालने के लिए हम लोग इसी थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देख लो यहाँ पे। इस थ्योरम का यूज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहला काम जो हमारा है, मैंने क्या बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना। और पता है छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर हमने दे दिया 5 और यहाँ दे दिया 26 और इसका हमने बोल दिया कि इसका HCF निकालो भाग विधि से, तो भाग विधि से क्या करते थे, छोटे वाले को यहाँ लिखे, यहाँ 26 लिखे, 5 बच्चे 25, ये क्या बच गया, 1 बच गया, फिर 1 को यहाँ करते हैं, इस 5 को यहाँ करते, 1 पंजे 5, ये क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो जो ये नंबर होता था इसी को हम लोग क्या बोलते थे, HCF। इसको हम लोग बोलते थे भाग विधि से HCF निकालना। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। मतलब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉलिनोमियल का भाग विधि से, मतलब डिवीजन मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करेंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ क्या किया, ये ले लिया, ये हो गया x क्यूब प्लस, हाँ एक चीज़ और, जैसे देखिए ये दोनों क्यूबिक इक्वेशन है, दोनों क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सा छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है, तो किसी को भी यहाँ ले सकते हैं। लेकिन वही यहाँ पे यदि क्यूबिक होता और ये क्वाड्रेटिक होता है तो हमेशा क्वाड्रेटिक वाले को कहाँ लेंगे, यहाँ पे, क्यूबिक वाले को यहाँ पे। मतलब जो कम डिग्री का है उसको यहाँ रखेंगे, डिवाइजर बनाएंगे, और जो अधिक डिग्री का है उसको क्या बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे। तो ये ले लिया हमने x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, और यहाँ क्या ले लिया, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, और इसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसका HCF निकालने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्योंकि मैंने बताया अगर दो पॉलिनोमियल है, दोनों में कुछ कॉमन रूट है और उसको फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के बाद जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आता है उसका फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके उसके रूट्स निकालेंगे। जो रूट्स आएंगे वही इन दोनों का क्या होगा,
ग्रेटेस्ट, सॉरी, इन दोनों का क्या होगा, कॉमन रूट्स होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, देख लो साफ साफ दिख रहा है, एक बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 9x प्लस 4। जैसा कि आपको पता है डिवीजन में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल। 6 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 2x², 9 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस 10x और माइनस 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया था डिवीजन मेथड में, अब इसको क्या बना देंगे, डिवाइजर, और ये जो पोर्शन है उसको क्या बना देंगे, डिविडेंड। डिविडेंड क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 9x प्लस 4, और फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे है 2x², यहाँ पे x क्यूब, पहले x² है, x क्यूब है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, सॉरी 2 है और हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2x का, 1/2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब। जब इसमें करेंगे तो 2 से ये 10 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x², इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में देखो यहाँ आ गया माइनस x², यहाँ पे सॉल्व किया माइनस 5x, और ये हो गया प्लस 4। क्या आ गया, माइनस x² माइनस 5x प्लस का क्या आ गया 4। अब देखो अगर अभी भी ये डिवीजन हो जाएगा, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, केवल यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1/2 का करना पड़ेगा। और देखो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस 1/2। 1/2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x², 10 में 1/2 का करोगे 5, तो माइनस 5x, और माइनस का माइनस में करोगे तो प्लस, 8 में 1/2 का करोगे तो 4, ये क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस, ये सारे कैंसिल, यहाँ क्या आ गया, 0। जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मैंने बताया था कि जब ये 0 आ जाता है तो इसका जो ये डिवाइजर होता है, यही इसका क्या होता है, HCF। मतलब इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x² प्लस 10x माइनस 8। अब इसी को फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे क्या, implies that 2x² प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x², 8 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 16, और 16 से क्या लाना है, 10 लाना है, और वो भी क्या लाना है, पहले 2 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा क्या हो गया 16, और यहाँ क्या है 10 है, 16 मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और ऐड करने पे क्या आए, 10 आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में क्या है कि फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा। जब फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो सीधाचार्य फार्मूला लगा लो। x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस 10 प्लस माइनस √b², 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस माइनस 3√5, 3√5 डिवाइडेड बाई 2। यही इसका क्या हो गया, कॉमन रूट। कॉमन रूट हमने क्या किया, निकाल लिया। लेकिन देखो यहाँ हमने क्या किया, जो 2 इक्वेशन दिया हुआ था क्यूबिक इक्वेशन, उसका सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाला बाय डिवीजन मेथड, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो निकला उसका फैक्टराइज करके इसका रूट्स निकाल लिया। जो इसका रूट्स आया
यही इन दोनों पॉलिनोमियल का क्या होगा, कॉमन रूट होगा, जो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन रूट फाइंड करने का एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो भी मैं बता दूं। अगर मान लो कि दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सपोज हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन रूट्स निकालना है। तो कॉमन रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर दोनों एफ एक्स और जी एक्स की डिग्री अलग अलग है तब तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वाला मेथड जो हमने पहले बता दिया। लेकिन यदि दोनों की डिग्री सेम हो तो उसका कॉमन रूट निकालने का तरीका ये होता है कि एक में से दूसरे को क्या कर देते हैं, सीधे सीधे घटा देते हैं। घटाने के बाद जो हमारा नया पॉलिनोमियल आता है उसको फैक्टराइज करके उसके रूट्स निकाल लेते हैं, और जो उसका रूट्स होता है वही उसका क्या होगा, लाएगा कॉमन रूट्स का लाएगा। जैसे मान लो हमने दे दिया, यहाँ पे दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और दूसरा जी एक्स इज इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। हमने पूछ दिया क्या कि इसका कॉमन रूट बताओ। अब इसका कॉमन रूट निकालना है, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। अगर डिग्री सेम हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे इसको घटा लेते हैं। अगर इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 में से 3 गया, माइनस 2x और 7 5 क्या हो गया, प्लस 12 हो गया। घटाने के बाद जो नया पॉलिनोमियल आया इसका जीरोज निकाल लो, मतलब इसको फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से अगर माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12, एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 2, ये क्या आ गया, 6 आ गया। x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब कि इसका जो रूट्स आया वो 6 आया, तो 6 ही ऐसी वैल्यू है जो इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट होगा। कहने का मतलब ये कि ये x की जो 6 वैल्यू है ये दोनों के क्या कहलाएंगे, कॉमन रूट। लेकिन ध्यान रहे ये मेथड तो छोटा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये मेथड तभी लागू होता है जब उसके डिग्री क्या हो, दोनों के सेम हो। अगर डिग्री अलग अलग है तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा, कभी कभी एक और कन्फ्यूजन होता है, वो भी मैं बता दूं। जैसे हमने दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और यहाँ दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और हमने बोल दिया इसका कॉमन रूट फाइंड करो। तो यहाँ देखो डिग्री तो सेम है, लेकिन जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कटेगा नहीं। तो इसका तरीका क्या है कि इस 2 को हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से उधर ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे मान लो ये इज इक्वल टू 0 दिया, ये भी 0, 2 को ट्रांसफ़र करने का मतलब 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद सॉल्व क्या करेंगे, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर कटेगा, जो बचा हुआ है उसका रूट्स निकालेंगे, और वही जो रूट्स होगा वो क्या कहलाएगा, इन दोनों का कॉमन रूट कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वैसे आपको बुक में भी मिल जाएगा, दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। बस मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, समझ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन। देयर आर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ जानना है वो क्या जानना है, 5 या 6 ट्रांसफॉर्मेशन जानना है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर हुज रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बोल दिए कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसका रूट जो हो वो क्या हो, टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन हुज अनदर इनटू अनदर हुज रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। मतलब अगर मान लो इसका रूट अल्फा बीटा है, तो एक ऐसा
पॉलिनोमियल बताओ या एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसका रूट क्या हो माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। एक टर्म एग्जाम में कई बार पूछता है। जैसे मान लो पूछ दिया कि कोई एक इक्वेशन दे दिया, इसका रूट दे दिया अल्फा बीटा, और हमने पूछ दिया कि एक ऐसा इक्वेशन जनरेट करो जिसका रूट क्या हो, इसका नेगेटिव साइन हो, मतलब माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। तो इस केस में यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स। मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स को पुट कर देंगे। जब x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे यदि इसका रूट कुछ भी आता है तो इसका रूट क्या होगा, वही नंबर लेकिन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका रूट क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा देखिए है अल्फा बीटा गामा। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट क्या हो, रूट्स हो जाए 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, उसके रूट्स दे देंगे और बोलेंगे क्या कि एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसका रूट क्या हो, पहले वाले इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल हो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल के लिए कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान ये रखना है कि पुट 1 अपॉन एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स। जैसे वहां पे x की जगह माइनस एक्स रख रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे x की जगह 1 अपॉन एक्स रख देंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है इसकी जगह क्या रख देंगे, a ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस b ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस c ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो जो पॉलिनोमियल आएगा इसका रूट इसके रूट का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ये होता है हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड है कि अगर एक की ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट अल्फा बीटा हो, तो एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन बनाइए जिसका रूट क्या मिल जाए, जिसका रूट्स हो के अल्फा, के बीटा और के गामा। मतलब कि मल्टीपल ऑफ के। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक इक्वेशन दे दिया, उसके रूट्स दे दिया, अब बोल दिया एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसका रूट क्या हो, ऊपर वाले इक्वेशन के रूट्स का के टाइम्स हो। अब के टाइम्स के लिए क्या करेंगे, के टाइम्स के लिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुट x अपॉन के इन प्लेस ऑफ x। इसमें क्या करेंगे कि जो x है, x की जगह क्या रख देंगे, x अपॉन के रख देंगे। जब x अपॉन के रखेंगे तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, a x अपॉन के का होल क्यूब प्लस b x अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस c x अपॉन के प्लस d इज इक्वल टू 0। और इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो इस इक्वेशन के रूट्स का के टाइम्स होगा। अब जैसे हमने यहाँ के टाइम्स होगा, अब इसके बाद देखो चौथा वाला, नेक्स्ट क्या है, सपोज मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और उसमें एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करना है जिसका जो रूट्स हो इसके रूट से के अधिक हो। क्या हो, के अधिक हो। मतलब कि ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन
whose roots are k more than the given roots। मतलब ये है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसका रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो हमें एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन इससे ट्रांसफॉर्म करना है जिसका जो रूट्स हो वो अल्फा प्लस के हो, बीटा प्लस के हो और गामा प्लस के हो। क्या हो? उससे के क्या हो? अधिक हो। तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में सॉल्व करने का तरीका ये है कि पुट x माइनस के, ध्यान रहे अगर यहाँ प्लस है ना तो उसको यहाँ माइनस करेंगे, x माइनस के इन प्लेस ऑफ x। मतलब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? x माइनस के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यही इक्वेशन जो है हमारा, ये क्या बन जाएगा? a ब्रैकेट में x माइनस के का होल क्यूब प्लस b ब्रैकेट में x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस c ब्रैकेट में x माइनस के प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगा। किसका? इसका, जिसका रूट अल्फा बीटा गामा है, और जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगा इसका जो रूट आएगा वो अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के और गामा प्लस के आएगा। उसी तरह से अगर मान लो यही क्वेश्चन एक और, अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अगला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है कि जो यहाँ पे मोर देन है, अगर यही मोर देन की जगह पे लेस देन होता, लेस देन द गिवन रूट्स, यानी कि अगला जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बनाना है, अगर ये अल्फा माइनस के, बीटा माइनस के और गामा माइनस के होता है, तो जब ये लेस देन होता है तो उस केस में जो ये पुट करते हैं ना वो x प्लस के पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ x। मतलब जहाँ जहाँ ये माइनस है वहाँ वहाँ ये प्लस कर देंगे और इसको पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगा, जो कि उस इक्वेशन का क्या होगा? ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगा। ठीक है, दैट्स। अब इसके बाद इसी का कंटिन्यू जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और क्वेश्चन कराने के साथ ही ये टॉपिक हमारा समाप्त होगा। ध्यान रहे, जितनी टॉपिक हमने इसमें बताया है याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप लोग इसको क्या करेंगे? समझेंगे, और समझने के बाद फिर क्या करेंगे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं हमें क्लासेज में भी पूछते रहते हैं कि सर वैसे तो हमें समझ में आ जाता है लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो मैथ्स, एक बात समझ लो बाबू कि मैथ्स केवल और केवल प्रैक्टिस की चीज़ है। जितनी बार आप प्रैक्टिस, इतनी बार उसकी प्रैक्टिस कर लो कि वो क्वेश्चन तुम्हें याद हो जाए और देखते ही क्वेश्चन का आंसर समझ में आने लगे कि इसका आंसर क्या है। यही रामबाण इलाज है मैथ्स जानने का, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने का जो सबसे बड़ा फंडा है वो यही है कि इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, एक ही क्वेश्चन को इतनी बार लगाओ कि वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से छप जाए, तभी वो क्वेश्चन लगा पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ वीडियो लिया और इस वीडियो में क्वेश्चन कराया, तो ऐसा तो है नहीं कि 100-200 क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, टॉपिक सारे बता दिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जो है ढेर सारे लगाइए, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ताकि उसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको दे पाएँ। धन्यवाद।